विद्यार्थियों, आज यहाँ पर हम बीएससी पार्ट सेकंड कक्षा का पेपर सेकंड सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले लेसन में एक नया टॉपिक आरंभ किया था, मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, अर्थात वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। और उसमें हमने देखा था कि वर्तमान समय में अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के बाद तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात हमारा कार्य क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र अधिक विस्तृत हुआ है। और जहाँ पर हम पूर्व में केवल आकारिकीय एवं पुष्पीय लक्षणों को लेकर के वर्गीकरण का निर्माण करते रहे, पादप की पहचान करते रहे, पादप का नामकरण करते रहे, उसके स्थान पर आज हम वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं से सहायता लेते हैं। और इन अन्य शाखाओं में जो अधिकाधिक कार्य हुआ उसका उपयोग हम वर्गीकरण निर्माण में करते हैं। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित 3 मुख्य आधुनिक प्रवृत्तियाँ रखी गई हैं, जिसमें से आज हम कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में योगदान पर चर्चा करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोलॉजी टू टैक्सोनॉमी पर बात करेंगे। साइटोलॉजी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात तीव्र विकास हुआ। हमने कोशिका एवं कोशिकांग की प्रसंरचना का अध्ययन करने में सफलता प्राप्त की, जहाँ पर हम क्रोमोसोम्स को अलग करके उनका अध्ययन करने में सफल हुए। वह अनेक जो कोशिकीय संरचनाएं हैं उनका वर्गीकी में हमने उपयोग किया और एक ठोस परिसंस्कृत सुविकसित मान्य वर्गीकरण तैयार करने में कोशिका विज्ञान का एक बहुत बड़ा रोल रहा। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में योगदान। इस अध्ययन के दौरान हम अल्फा और ओमेगा टैक्सोनॉमी के कार्यों के पश्चात मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी के कारण साइटोलॉजी द्वारा टैक्सोनॉमी को क्या योगदान प्राप्त हुआ है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं जिनका निवारण करने में हमने सफलता हासिल की है, इस पर चर्चा करेंगे। साइटोलॉजी और टैक्सोनॉमी का आपस में जो एक दूसरे को योगदान रहा है उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टैक्सोनॉमी, क्रोमोसोम्स नंबर अर्थात कैरियोटाइप एंड टैक्सोनॉमी, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड टैक्सोनॉमी आदि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कुछ पार्ट में हम कंप्लीट कर पाएंगे। प्रत्येक पार्ट के बाद में होमवर्क का कार्य होगा, जो आप उसका आंसर लिख करके मुझे प्रेषित करें, जिससे कि आपके आंसर को जांचा जा सके। वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियों पर यदि हम बात करें तो विगत 30 वर्षों में वर्गीकी से संबंधित अध्ययनों की दृष्टि से निम्नांकित प्रवृत्तियों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। अर्थात वर्गीकी से संबंधित जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उसमें रसायन वर्गीकी, सूक्ष्म आकारिकी, संख्यात्मक वर्गीकी, क्लेडिस्टिक्स आदि अधिकाधिक रूप से उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि बहुत सारी जो हमने पूर्व में मॉडर्न ट्रेंड्स या आधुनिक प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी, उन सब के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग हमने किया और वर्गीकी के विकास, परिसंस्करण तथा संशोधन के लिए उसका उपयोग किया। कोशिका विज्ञान एवं वर्गीकी पर यदि हम बात करें
तो वर्गीकी के क्षेत्र में कोशिका विज्ञान का महत्व गुणसूत्रों के आविष्कार के पश्चात शुरू हुआ एवं आज अनेक ऐसे वर्गक हैं जिनकी वर्गीकरण स्थिति विवादपूर्ण है। ऐसे वर्गकों को सही स्थान पर रखने के लिए विभिन्न पादपों के निकट के संबंधों में समानता देखने के लिए कोशिका विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ है। विभिन्न कोशिकीय लक्षण जैसे गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों की संख्या व अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्रों की कार्यप्रणाली पादप कुलों की पहचान के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराती है। यदि हम एक उदाहरण लें कि किस प्रकार से कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में योगदान रहा है, रेननकुलेसी कुल के विभिन्न ट्राइब्स को गुणसूत्र संख्या व संरचना के आधार पर इनकी पहचान को सुनिश्चित किया गया है। ये तथ्य अपने आप में प्रबल उदाहरण है कि कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में सटीक योगदान रहा है। विभिन्न पादपों के कोशिकीय अध्ययन द्वारा इनकी पहचान एवं वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए हैं। किसी भी महत्वपूर्ण कोशिकीय लक्षण के विस्तृत अध्ययन को पादपों की पहचान हेतु आधारभूत विशेषता के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। पादप की पहचान के लिए ये तथ्य किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं? कोशिकीय लक्षण के रूप में गुणसूत्र संख्या का उदाहरण यदि हम लेकर के बात करें तो बात स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न जातियों की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, उसकी आकारिकी, परिमाप, गुणसूत्र विसंगतियां एवं क्रॉसिंग ओवर अथवा जीन विनिमय के दौरान इनका व्यवहार हमें वर्गीकरण के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न पादप वर्गीकरण विज्ञानियों द्वारा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही गुणसूत्र संख्या का उपयोग विभिन्न पादप समूहों की पारस्परिक बंधुता का अभिनिर्धारण करने में किया जाता रहा है। पारस्परिक बंधुत्व प्रदर्शित करने वाले पादपों जैसे एक ही पादप वंश की विभिन्न जातियों की गुणसूत्रों की संख्या में अंकगणितीय सहबंधुता पाई जाती है। अब्राहम के अनुसार घनिष्ठ संबंधी पादपों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या इनकी आधारभूत संख्या अर्थात बेस नंबर के गुणनफल में पाई जाती है। इस प्रकार अनेक पादप वंशों में एक बहुगुणिता श्रृंखला को सुनिश्चित करने में हम सफल हुए हैं। जैसे पाइपर की विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या इसके गुणनफल में पाई जाती है। पाइपर वंश में गुणसूत्रों की अगुणित अर्थात आधारभूत संख्या n बराबर 26 है। यदि हम पाइपर की अन्य जातियों में इस संख्या का गुणनफल के रूप में निर्धारण करें तो ये पाइपर नाइग्रम में 2n बराबर 52, पाइपर बीटल में 2n बराबर 78, पाइपर की वन्य किस्म में 2n बराबर 104 है। आधुनिक अध्ययनों से प्राप्त परिणामों से यह भी ज्ञात होता है कि बहुगुणता की प्रक्रिया आवर्तबीजी पादपों की तुलना में फर्न एवं अन्य टेरिडोफाइट्स में बहुलता से पाई जाती है। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली 60% फर्न जातियां बहुगुणित होती हैं, जबकि स्टेबिन्स के अनुसार आवर्तबीजी पादपों की लगभग 30 से 35% जातियों में ही बहुगुणिता परिलक्षित होती है। वनस्पति विज्ञान की सभी शाखाओं से प्राप्त सूचनाएं आधुनिक वर्गीकी में पादपों के वर्गीकरण में सहायक सिद्ध हुई हैं। आज के आधुनिक युग में उच्च तकनीकों की सहायता से पादपों की पहचान में डीएनए, गुणसूत्रों के मानचित्रों की सहायता से बहुत से विवादास्पद वंशों को पुनः सही स्थान पर वर्गीकृत करना आसान हुआ है। वर्गीकी के क्षेत्र में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। आरंभ में पादपों के वर्णन से संबंधित पारस्परिक अध्ययन से लेकर वर्गीकी ने आज संख्यात्मक वर्गीकी तक का एक लंबा सफर तय किया है। 20वीं सदी के अंत तक विज्ञान के क्षेत्र में अनेक अत्याधुनिक तकनीकों के विकसित हो जाने से
आज गुणसूत्र डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सफलतापूर्वक प्रत्येक पादप से निकालकर पहचाने जा रहे हैं। सैटेलाइट डीएनए, सेट डीएनए प्रत्येक यूकैरियोटिक जीव में एक अलग विशिष्टता व पहचान रखते हैं। अतः इन सभी लक्षणों को आज वर्गीकी में जातियों में समानता, सिमिलरिटीज एवं बंधुता, एफिनिटीज देखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिका विज्ञान एवं वर्गीकी के अध्ययन में यदि हम देखें तो पादप वर्गीकी में कोशिका विज्ञान लक्षण अत्यधिक विश्वसनीय रूप से सहायक होते हैं। इन दोनों के संयोजन से एक नई शाखा कोशिका वर्गीकी का जन्म हुआ। ये शाखा वर्गीकीय समस्याओं को सुलझाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई, मुख्य रूप से उन समस्याओं में जो जातीय स्तर, उपजातीय, अंतर्जातीय, वंशीय तथा अंतर्वंशीय स्तर से संबंधित थी। कोशिका विज्ञानीय लक्षणों का उपयोग अन्य लक्षणों के साथ साथ किया जाता रहा है। कोशिका वर्गीकी का 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में व्यापक उपयोग किया गया। इस संबंध में एहनडोर्फर, मूरे, सोलब्रिग ने विस्तृत समीक्षा लेख प्रकाशित किए। इनके अतिरिक्त अब्राहम, शर्मा, पाठक, रॉय, चिनावेरैया तथा खोसू ने भी कोशिका वर्गी में उल्लेखनीय कार्य किया। हम कोशिका विज्ञान एवं वर्गीकी का जो नई शाखा है उसमें कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में योगदान को निम्न पॉइंट्स की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स नंबर, डीएनए जिसमें न्यूक्लियर डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सैटेलाइट डीएनए और जीनोम विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए अपना जो ये टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। कोशिका प्रसंरचना अर्थात अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो पादप कोशिका प्रसंरचना के अध्ययन से ऐसे लक्षण प्राप्त हुए जिनका उपयोग आवर्त बीजियों के वर्गीकरण में गण स्तर तथा कुल स्तर के लाक्षणिक गुणों के रूप में प्रयुक्त किया गया, जैसे अधिक व्यास की अर्थात चौड़ी सिस्टर्नी, डाइलेटेड सिस्टर्नी, फ्लोएम प्लास्टिड एवं फ्लोएम प्रोटीन्स। कोशिका प्रसंरचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि अधिक व्यास की चौड़ी सिस्टर्नी का जो महत्व है वर्गीकी में वह अधिक रहा है। बोनट एवं न्यूकॉम्ब ने रेफेनस सेटाइवस की जड़ की कोशिकाओं से अंतःपर्दव्य जालिका में अत्यधिक चौड़ी सिस्टर्नी अर्थात अधिक व्यास की सिस्टर्नी रिपोर्ट की, जो कि गण कैपेरेल्स का प्रमुख लक्षण है तथा ये दोनों कुलों ब्रेसिकेसी एवं कैपेरिडेसी में उपस्थित होते हैं। ये समानता वर्गीकी में उपयोग में ली गई। दूसरा, फ्लोएम प्लास्टिड HD बहनके ने गण कैरियोफाइलेल्स की चालनी नलिकाओं में उपस्थित प्लास्टिड में प्रोटीन के आधार पर बताया कि 2 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, जिसमें से P प्लास्टिड प्रोटीन संचयन व S प्लास्टिड प्रोटीन संचयन नहीं करते हैं। बहनके एवं बर्तलॉट ने आवृतबीजी पादपों की चालनी तत्वों के प्लास्टिड से निम्न प्रकार के 6 प्रोटीन रिपोर्ट किए हैं जिनका अत्यधिक वर्गीकीय महत्व है। ये जो प्लास्टिड 6 टाइप के प्रोटीन्स युक्त हैं वह P फर्स्ट जो कि मैग्नोलियल्स और लॉरेल्स का लाक्षणिक लक्षण है और ये एकल तंतु के रूप में पाए जाते हैं। P सेकंड मोनोकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं जो फानाकार होते हैं। P थर्ड जो कैरियोफाइलेल्स की विशेषता है और ये तंतु व वलयाकार होते हैं। P फोर्थ फेबेल्स या बहुभुजाकार होते हैं जो कि फेबेल्स की विशेषता है। P फिफ्थ एरिकल्स और राइजोफोरेसी में पाए जाते हैं और ये कई प्रकार के व कई आकार के होते हैं। P सिक्स ये बिक्सेसी फैमिली की विशेषता है और एक मात्र वर्ताकार प्रकार के होते हैं। ठीक इसी प्रकार फ्लोएम प्रोटीन्स की बात करें, फ्लोएम प्रोटीन्स की वर्गीकी में बहुत अधिक महत्व है। ये तंतु आकार या नलिकाकार रूप में उपस्थित होते हैं। मालवेल्स व आर्टिकल्स में गोलाकार क्रिस्टल, फेबेसी में तरकु आकार क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और इसी फ्लोएम प्रोटीन्स के आधार पर स्वर्जिया पादप की फेबेसी में
स्थानापन्न सही पाया गया, जो इस बात का द्योतक है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंतर्गत जो वर्गीकी को सहयोग मिला है वह अतुलनीय है। हम कोशिका विज्ञान एवं वर्गीकी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और सेकंड टॉपिक गुणसूत्र को लेकर के बात करेंगे। गुणसूत्रों की संख्या व गुणसूत्र पर रूप कैरियोटाइप, गुणसूत्रों की संरचना एवं आकारिकी, गुणसूत्रों का अर्धसूत्रण के दौरान व्यवहार, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। विद्यार्थियों, नेक्स्ट चैप्टर जिसमें कि हम कोशिका विज्ञान एवं वर्गीकी में कोशिका विज्ञान का योगदान के अंतर्गत गुणसूत्रों के अध्ययन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का जो सामान्य परिचय स्वरूप टॉपिक कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में योगदान में जो मुख्य टिप्पणियाँ हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्गीकी में कोशिका विज्ञान का योगदान। नंबर 2, वर्गीकी में कोशिका परासंरचना का योगदान। इस पर आप टिप्पणी लिखिए। हम इसी माध्यम से कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में योगदान पर चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।